हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। हम लोग पिछले वर्ष के आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से अलग अलग प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। इस टॉपिक पर हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में भी क्वेश्चंस किए हैं और आगे के प्रश्न जो आए हुए हैं उन पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आज हम चर्चा करेंगे वो यह है कि निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदें। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, NDC है। ठीक है, देखिए NDC का जो गठन किया गया था वो 1952 में किया गया था। 1952 में इसका गठन किया गया था एक कार्यकारी आदेश के द्वारा, कार्यकारी आदेश द्वारा। ठीक है, NDC वो बॉडी होती थी, वो बॉडी है जिस बॉडी में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, योजना आयोग के सदस्य, ये सभी मिल करके जो 5 ईयर प्लान्स होते थे और फ्यूचर भारत के डेवलपमेंट के प्लान होते थे उस पर चर्चा करते थे। ठीक है, योजना आयोग जो नेशनल प्लानिंग कमीशन हुआ करता था आपका, इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन 1950 में किया गया था और 1950 में इसका गठन भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही किया गया था, यानी कि कार्यकारी आदेश से ही किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही ना तो संवैधानिक संस्थाएं हैं ना ही विधायी संस्थाएं हैं। इन दोनों का गठन जो भारत सरकार के द्वारा ही किया गया है, लेकिन किसी विधि के द्वारा या संविधान के किसी प्रावधान के अंतर्गत नहीं किया गया है। जहां तक बात है क्षेत्रीय परिषदों की, ये जो क्षेत्रीय परिषद है वो क्षेत्रीय परिषदों को संवैधानिक निकाय नहीं कह सकते। हालांकि क्षेत्रीय परिषदों के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1946 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था, तो इसको हम सांविधिक संस्था या विधायी संस्था कह सकते हैं, लेकिन इसे संवैधानिक संस्था तो नहीं कह सकते। तो अगर हम देखें तो तीनों ही, कोई भी इनमें से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए आप डी लगाएंगे इसका उत्तर और डी ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उस बेसिकली राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब और योजना आयोग के सभी सदस्य, ये सब लोग मिलकर बैठते थे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि योजना आयोग की एक बड़ी कमी यह थी कि यह संघीय ढांचे के अनुकूल नहीं थी। तो 5 ईयर प्लान्स, जब पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग बना देता था, उसके बाद इसका अप्रूवल पहले NDC से लेना पड़ता था, राष्ट्रीय विकास परिषद से लेना पड़ता था। राष्ट्रीय विकास परिषद से पास होने के बाद यह पंचवर्षीय योजना फिर संसद में जाती थी और संसद से अप्रूवल के बाद भारत का पंचवर्षीय योजना बनता था। तो पहले जब योजना आयोग हुआ करता था तो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता था और योजना आयोग का की जो आलोचना की जाती थी कि ये संघीय ढांचा नहीं, संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं है, उस चीज की कमी को दूर करने के लिए ही 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो अब इस राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन होते थे, तो देखिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसमें जो जो प्रधानमंत्री हैं वो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भी होते थे और साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष होते थे। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है उसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी होते थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री होते थे और साथ ही साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते थे। तो ये चारों ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हुआ करते थे। तो इस प्रकार आप इसमें डी लगा सकते हैं, चारों के चारों इसमें सही जवाब है। ठीक है, तो आप इसको पूरी तरीके से कंफर्म रखिए कि डी है। और इसमें जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ जो केंद्र शासित राज्य हैं, जिन्हें हम संघ शासित राज्य भी कहते हैं, उनके प्रशासक भी शामिल होते थे। ठीक है, अभी जैसे जब नीति आयोग बन गया है तो नीति आयोग के सदस्य भी राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये संरचना राष्ट्रीय विकास परिषद की हुआ करती थी।
अगला प्रश्न यह है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा पॉइंट, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए परिसीमन आयोग के जो पावर है उसके संबंध में बात की जा रही है। इसके पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग बने हैं। ठीक है, 1952 में, 1973 में, 1963 में और 2002 में 4 परिसीमन आयोग बने हैं। और जो लास्ट परिसीमन आयोग अब तक भारत में बना था वो 2002 में बना था, जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, तो जो परिसीमन आयोग का आदेश है उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो देखिए परिसीमन आयोग के जो काम है वो वास्तव में है विधानसभा और लोकसभा की सीटों का जनसंख्या के हिसाब से वितरण करना। ठीक है, तो ये जो वितरण करके रखेगा उसको संसद या विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन न्यायालय में इसकी रिकमेंडेशंस को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यह मुद्दा सही है। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो जो आदेश परिसीमन आयोग देगा उसे राज्य लोकसभा और विधानसभा के सम्मुख रखा जाएगा जब, तो उनके आदेशों पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। वो उनके आदेशों को लोकसभा और राज्य विधानसभा में चर्चा की जाएगी, लेकिन उस पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये तभी लागू होंगे जिस तिथि से, जो तिथि राष्ट्रपति घोषित करेंगे, जो तिथि राष्ट्रपति घोषित करेंगे तब से ये लागू हो जाएगी। ठीक है, तब ये लागू हो जाएगी, लेकिन इन पर कोई संशोधन ना तो लोकसभा कर सकती है और ना ही राज्य विधानसभा कर सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा या कौन से सही हैं, तो आप इसमें सी लगा दीजिए, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों ही सही हैं। ठीक है, आप इसमें सी लगा दीजिए, इसमें दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के कार्यालय का महत्व क्या है। पहला पॉइंट, CAG संसद के ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है तब। दूसरा, CAG मंत्रालयों के द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए नए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। अगला, CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। और चौथा पॉइंट, CAG को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग चला सके। ठीक है, तो मुख्य तौर पर अगर आप देखिए तो ये जो प्रश्न है ये CAG की भूमिकाओं पर आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए भारत में जो CAG का पद है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ठीक है, इट इज कंट्रोलर, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस पद का नाम है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो CAG का पद है आपके यहाँ, यह पद आहरित किया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, और ब्रिटेन में जो CAG होता है वो कंट्रोलर भी होता है, नियंत्रक भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो CAG है उसे नियंत्रक की कोई भूमिका नहीं दी गई है। ठीक है, वो केवल ऑडिटर जनरल का भूमिका अदा करता है। नियंत्रक का मतलब होता है कि जो भी पैसा खर्च होना है उसको पहले सैंक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो कंट्रोलर की भूमिका नहीं निभा रहा है, वो केवल ऑडिटर जनरल की भूमिका उसे दी गई है। तो अगर हम ये कहते हैं कि वो भारत के राजकोष पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, तो यह नियंत्रण की भूमिका किसी भी तरीके से CAG को नहीं दी गई है, चाहे वित्तीय आपातकाल ही क्यों ना लगा हो, उसके पास नियंत्रक की कोई भूमिका नहीं है। तो यह पॉइंट तो आपका गलत है। दूसरा,
परियोजनाएं या कार्यक्रमों में जारी किए गए नए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार करती है। देखिए सीएजी जो होता है वो लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है यानी कि पदेन सदस्य होता है, और वो जो भी रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने का काम संसद की लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि उससे मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। देखिए जो भी सीएजी की रिपोर्ट है, पहली बात तो सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, एक संवैधानिक संस्था है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी है। तो उसकी रिपोर्ट जो होती है उसके आधार पर आरोप दाखिल किए जा सकते हैं। आप इसका एक बेहतर एग्जाम्पल 2G स्पेक्ट्रम का जो घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो घोटाला हुआ था, उसमें सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर केसेस फाइल किए गए थे। उससे भी आप इसको नॉर्मली समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट तो सही है, इसको आपने प्रैक्टिकली देखा भी। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि उसे न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग चला सके। देखिए सीएजी को ऐसी कोई न्यायिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। सीएजी को जब भारत में हम आलोचना पढ़ते हैं तो सीएजी की आलोचना में कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि इसकी रिपोर्ट को पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहा जाता है, और इसकी कठोर आलोचना करते समय यह भी कहा जाता है इट इज़ लाइक अ बार्किंग डॉग विदाउट टीथ, मतलब जिसके पास दांत नहीं है तो वो काट नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, वो केवल लोगों को अवेयर कर सकता है कि ये घोटाला हो गया है। ठीक है, तो उसे ऐसी कोई न्यायिक शक्तियां नहीं प्रदान की गई हैं। तो अगर आप प्रश्न के हिसाब से देखें तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही है, तो आप इसमें सी लगाइए जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टता या विशिष्टताएं हैं? ठीक है, देखिए 13वां वित्त आयोग जो बना है उसने कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स दी थी, और ये प्रश्न चूंकि 2011 का है तो ये उसी के समय की न्यूज़ है, इस वजह से ये प्रश्न उस समय महत्वपूर्ण रूप से पूछा गया। अब इनके ऑप्शंस की बात करते हैं। जीएसटी जो वस्तु एवं सेवा कर है उसको लगाए जाने के अभिकल्प तथा प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबंधित क्षतिपूर्ति पैकेज। ठीक है, तो देखिए जो जीएसटी लागू हुआ था उस समय राज्यों को केंद्र सरकार ने लगातार क्षतिपूर्ति देने की बात कही थी, कानूनन देने की बात कही थी, और उसके संबंध में जो पैकेज निर्धारित करना था वो वित्त आयोग ने किया था, ये बात सही है। दूसरा, भारत के जनांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियों को सृजन करने की योजना। देखिए वित्त आयोग का काम नौकरी के संदर्भ में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट करने से नहीं है। ठीक है, वित्त आयोग केवल और केवल ये चर्चा करेगा कि कैसे हम योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें, लेकिन नौकरियों का कैसे सृजन करें ये वित्त आयोग का कार्यक्षेत्र नहीं है। तो इस वजह से ये पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है केंद्रीय करों का एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। देखिए जो 13वां वित्त आयोग था उसने एक बहुत अलग काम किया था, बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, और उसने कहा था कि केंद्रीय पूल से जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको भी एक निश्चित हिस्से का कर जो लाभ है, कर का आय है, उसको दिया जाना चाहिए। तो यह एक महत्वपूर्ण विशेषता थी 13वें वित्त आयोग की, तो आप इसको सही लगाएंगे। तो अब अगर हम प्रश्न के हिसाब से देखें तो प्रश्न कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए, तो पहला और तीसरा सही है, आप सी लगा सकते हैं। ठीक है, पहला और तीसरा सही है तो आप सी लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग होता है इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। देखिए 5 वर्ष के अंतराल पर कहने का मतलब यह नहीं होता है कि जो वित्त आयोग का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। ठीक है, वित्त आयोग का कार्यकाल अमूमन 18 महीने से 2.5 साल 2 साल तक होता है।
ठीक है, 1.5 से 2 साल के बीच का कार्यकाल नॉर्मली होता है। कितना कार्यकाल होगा वित्त आयोग का, यह राष्ट्रपति अपने अधिसूचना में बताएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि वित्त आयोग जो रिपोर्ट देता है वह रिपोर्ट 5 साल के लिए वैलिड होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर गठित किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, वित्त आयोग का बेसिकली काम क्या है? वित्त आयोग का बेसिकली काम यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि जो राज्य सरकार है, इनके मध्य कर आय से होने वाले संसाधनों का वितरण कैसे किया जाए। जो कर प्राप्त हुए हैं, जो कर कलेक्ट किए गए हैं, उससे केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे बांटा जाए। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ये करते हैं वो कर वितरण, कर आय का वितरण। दूसरा महत्वपूर्ण काम ये करते हैं जो कि राज्यों को कितना अनुदान दिया जाए, कैसे अनुदान दिया जाए, किस सिद्धांत के अंतर्गत अनुदान दिया जाए, इस पर वे अपनी वो देते हैं। और इसके सिवा राष्ट्रपति यदि कोई मामला रेफर करते हैं तो उस पर भी वित्त आयोग अपनी अनुशंसा देता है। तो अगर हम देखें तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। देखिए, वित्त आयोग के बारे में हमने बताया कि यह केंद्र और राज्य के बीच में कर आय का बंटवारा कर रहा है। तो कर आय के बंटवारे करने का बेसिक काम है इसका, ना कि विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह को प्रोत्साहित करना, कि कैसे फॉरेन करेंसी इंडिया आएगी, कैसे फॉरेन कैपिटल इंडिया आएगी, ये काम करना उससे संबंधित काम नहीं है वित्त आयोग से। तो पहला गलत है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच वित्त के उचित वितरण की सुविधा प्रदान करता है। देखिए, इस सार्वजनिक क्षेत्र में वित्त वितरण कैसे होगा और किस प्रकार से ये काम होगा, ये काम वित्त मंत्रालय और बजट से होगा, ना कि CAG से, ना कि फाइनेंस कमीशन से। फाइनेंस कमीशन जिन मामलों से रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दिया, तो इस वजह से बी भी गलत हो जाता है। वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी का मामला है वित्तीय प्रशासन में, वो सुनिश्चित करना किसका काम है? वो सुनिश्चित करना काम है CAG का, ना कि फाइनेंस कमीशन का। तो यह पॉइंट भी गलत है। अब डी क्या कह रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में A, B तथा C में से कोई भी इस संदर्भ में सही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है कि तीनों चीज़ें इसमें गलत हैं और तीनों चीज़ों में कुछ भी सही नहीं है। तो आप डी पर टिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री, पर्यावरण मंत्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक है, देखिए, जो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद होती है, इस परिषद का गठन किया गया था 1983 में, यानी कि 1983 में इस परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, इस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वे हमेशा प्रधानमंत्री भारत सरकार होते हैं, और जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होते हैं ये इस परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये इस परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। और इस परिषद का काम जल के संबंध में नीतियां बनाना है। ठीक है, और यह जो है राष्ट्रीय जल नीति 1987 में सबसे पहले इसने पेश किया था। तो पहली राष्ट्रीय जल नीति 1987 इसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसके कामों को और बेहतर बनाने के लिए और इसे सहायता देने के लिए एक जल बोर्ड भी बनाया गया था, राष्ट्रीय जल बोर्ड भी बनाया गया था। एक राष्ट्रीय जल बोर्ड बनाया गया था जो इसे सहायता देने के लिए और इसकी कामों को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए और इसके द्वारा बनाई गई जल नीति के क्रियान्वयन के लिए बेहतर ढंग से बनाया गया था, और इसका गठन किया गया था 1990 में। तो आप अब जान गए हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो आप निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पर अपना टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के अध्यक्ष कौन है? CSIR के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, CSIR जो है ये भारत की प्रमुख वैज्ञानिक शोध संस्था है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट काम करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो भी शोध काम करने के भारत की प्रीमियर संस्थाएं हैं उनको CSIR के अंडर में रखा गया है। तो CSIR मुख्यतः जैसे गन्ना अनुसंधान, विष अनुसंधान,
जो ड्रग अनुसंधान, इन सब अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट है पूरे देश भर में, और वे सारे इंस्टीट्यूट काम करते हैं CSIR के अंतर्गत। ठीक है, CSIR की स्थापना जो हुई थी वो 1942 में हुई थी। ठीक है, 1942 में हुई थी, और ये भारत का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का। R&D यानी शोध और विकास का सबसे बड़ा संस्थान है विज्ञान के क्षेत्र में भारत सरकार का। ठीक है, यह एक स्वायत्त संस्थान भी है, भारत सरकार इसे सहायता भी देती है। ठीक है, और CSIR के प्रमुख जो अध्यक्ष है वो सदैव भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है कि जितने भी आप शोध संस्थान देखेंगे, औद्योगिक अनुसंधान संस्थान देखेंगे, ठीक है, वो सब आएंगे इसके अंतर्गत। जैसे आपने नाम सुना होगा CDRI का, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, CMAP है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके अंतर्गत काम करते हैं। आप इसमें और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो इनवेरिएबली भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप इसमें C लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ था? ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, राष्ट्रीय मानवाधिकार मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन, और केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का तो उत्तर आपको अपने आप ही पता होगा। हम लोग इतने समय से इस पर चर्चा कर भी चुके हैं कि जो चुनाव आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, उसका जो गठन होता है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके लिए जो प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिए गए हैं। ठीक है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इत्यादि के मुद्दों पर हम लोग पहले भी वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो चुनाव आयोग की जो स्थापना होती है वो अनुच्छेद उसके संबंध में प्रावधान और उसके कार्यों के संबंध में, संगठन आदि के संबंध में प्रावधान 324 से 329 तक दिए गए हैं। और दूसरी खास बात यह है कि चुनाव आयोग की स्थापना इन प्रावधानों के अंतर्गत 25 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी 1950 को हुई। और आपको ये पता होगा कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण डेट भी है। जहां तक बात है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग का, ठीक है, इन तीनों के लिए अलग अलग अधिनियम सरकार ने संसद द्वारा पारित कराए हैं। तो ये तीनों यानी कि ये UGC, NHRC और CVC, ये तीनों जो हैं संसदीय अधिनियमों के द्वारा गठित किए गए हैं। इनके अलग अलग अधिनियम पारित किए गए हैं, इसलिए ये तीनों सांविधिक संस्थाएं हैं, ना कि संवैधानिक संस्थाएं। तो इन चारों में से अगर कोई एक संवैधानिक संस्था है तो वह चुनाव आयोग है। यह आप लोगों को प्रश्न देखते ही मेरे ख्याल से पता चल गया होगा, क्योंकि इतने डिस्कशंस में इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी है। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। देखिए, अब इनमें 4 नाम हैं, KVK सुंदरम, GS ढिल्लो, बलिराम भगत और हुकुम सिंह। ठीक है, तो इसमें देखिए जो KVK सुंदरम साहब है, ये कभी इनका संबंध लोकसभा के स्पीकर पद या लोकसभा से नहीं रहा है। ये भारत के द्वितीय निर्वाचन आयुक्त थे, द्वितीय निर्वाचन आयुक्त थे। बाकी ये जो तीनों हैं ये अलग अलग कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों अलग अलग कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष कभी ना कभी रहे हैं। जैसे GS ढिल्लो की बात करें तो 69, 70, 71 के दौर में रहे, फिर दोबारा ये बनते हैं 71 से 75 तक रहते हैं, 2 टर्म तक ये रहे एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। बलिराम भगत भी 76, 77 के बीच में लोकसभा अध्यक्ष थे। और इसके साथ साथ जो हुकुम सिंह हैं वो 62 से 67 तक
लोकसभा अध्यक्ष थे। तो ये तीनों ने कभी न कभी एज ए लोकसभा अध्यक्ष काम किया है, लेकिन KVK सुंदरम जो हैं ये इलेक्शन कमिश्नर थे, भारत के सेकंड इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष कभी नहीं रहे। तो इसका सही उत्तर ए है। तो इतने प्रश्नों को लगाने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो तैयारी का प्रोसेस है वो कितना बेहतर चल रहा है, और आप प्रश्नों की प्रकृति को देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपसे UPSC पूछता है या एक्सपेक्ट करता है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।